नमस्कार साथियों, हर रोज़ की तरह आज भी हम लोगों ने अपना क्लास करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग बहुलक पढ़ रहे थे। पिछले 2 क्लास में आपको फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड में बहुलक की बहुत चीज़ें जानने को मिला है। जैसे बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक कौन कौन होता है, बहुलक का वर्गीकरण, बहुलक कैसे बनता है, इन सभी बातों को हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक का 3rd एपिसोड। ये बहुलक का लास्ट एपिसोड होगा। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको, जो है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि क्या पढ़ना है हमको, सहबहुलक। क्या पढ़ना है, सहबहुलकन। आपको सहबहुलकन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। बहुलक जो होता है वो 2 तरीकों से बनता है। एक तो समान समान बनेगा, जिसको बोलेंगे अगर सॉरी, ये एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। ये बहुलक 2 तरीकों से बनता है। एक अगर समान समान है तो उसको बोलेंगे समबहुलक। क्या बोलेंगे, समबहुलक। उसको बोलेंगे समबहुलक। समबहुलक किसको और क्या समान होना चाहिए, तो अगर समान एकलक है, कैसे हैं, एकलक समान है। अगर समान समान एकलक है, जैसे मान लीजिए पॉलीथीन, तो पॉलीथीन जो होता है वो सिर्फ एथीन के मिलने से ही बनता है। सिर्फ किसके मिलने से बनता है, एथीन के। तो एथीन 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 सब आपस में जुड़ जाता है तो क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है, पॉलीथीन बन जाता है। तो अगर समान अणु, समान समान एकलक आपस में जुड़कर अगर बहुलक बनाता है तो उसको बोलेंगे समबहुलक। उसको क्या बोलेंगे, समबहुलक बोलेंगे उसको। ये क्या हो रहा है यार, उसको क्या बोलेंगे, समबहुलक। सॉरी, उसको बोला जाएगा समबहुलक। क्या बोलेंगे, तो समबहुलक बोलेंगे। और अगर समान समान एकलक नहीं है, अगर एकलक समान समान नहीं है, भिन्न भिन्न एकलक है। एकलक कैसे है, भिन्न भिन्न अगर एकलक है, जैसे कोई एक दूसरा एकलक हो गया, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ब्यूटा 1,3 डाई और स्टाइरिन, तो ये दोनों सेम कहाँ हुआ, ये दोनों तो अलग अलग है। तो ऐसे बहुलक को बोलेंगे सहबहुलकन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा समबहुलक और सहबहुलक। समबहुलक में समान अणु होंगे, कैसे, तो समान अणु होंगे। समबहुलक में कैसे अणु होंगे, समान अणु होंगे। और सहबहुलक में कैसे अणु होंगे, सहबहुलक में भिन्न भिन्न प्रकार के अणु आपस में जुड़ेंगे। वह बहुलकन जिसमें एक से अधिक प्रकार के एकलकों का मिश्रण, एक से अधिक, एक प्रकार के अगर हो गया तो सम, एक से अधिक हुआ तो स। यह बहुलक श्रृंखला ही नहीं बल्कि संघनित करके भी बनाया जाता है। ये जो है सिर्फ श्रृंखला ही नहीं बल्कि संघनित भी किया जा सकता है। जैसे संघनित और श्रृंखला, श्रृंखला में क्या होता है, सिर्फ आकर के जुड़ जाता है, और संघनित में क्या होता है कि जुड़ने के पश्चात कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो उसको संघनित बोलते हैं। अगर सिर्फ जाकर के जुड़ जाए तो वो श्रृंखला हो जाएगा, और अगर जुड़ने के पश्चात कुछ निकल जाए तो उसको बोलेंगे संघनित। इसका गुणधर्म समबहुलकन से काफ़ी अलग है। इसका गुण जो है समबहुलकन से काफ़ी अलग। अब सहबहुलकन अलग प्रकार का है तो समबहुलक कैसे होगा, ठीक है। ये अत्यधिक कठोर होता है। कौन कठोर होता है, तो सहबहुलक। सहबहुलकन अत्यधिक कठोर होता है।
और प्राकृतिक रबर का उत्तम विकल्प है, यानी सबसे अच्छा स्रोत कौन है प्राकृतिक रबर का, तो सहबहुलकन है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के टायर में जो रबर रहता है ब्लैक कलर का, वो फर्श की टाइलों, जूतों के घटकों, जूतों का जो सोल होता है नीचे का वो, केबिल के रोधन, जो तार होता है वायर उसके जो ऊपर लगाया जाता है रबर आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप लोग को एक इमेज दिए हुए हैं, देखिए ब्यूटा 1,3-डाइन, ये जो संरचना आप देख पा रहे होंगे सूत्र, ये किसकी है, तो ब्यूटा 1,3-डाइन का है। ये है स्टाइरीन, ये क्या है, स्टाइरीन है, ठीक है। और इन दोनों के जुड़ने से क्या बन गया, तो ब्यूटाडाई स्टाइरीन बहुलक, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन बहुलक, ये रहा आपके समक्ष संरचना, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन सह बहुलक। किसी को कोई दिक्कत? सेकंड। अब है रबर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रबर जो होता है वो दो प्रकार के होता है। रबर कितने प्रकार के, दो, एक प्राकृतिक रबर और एक संश्लेषित रबर। तो सबसे पहले प्राकृतिक रबर देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसको कहेंगे, तो वह रबर जो प्रकृति से पाया जाता है प्राकृतिक रबर कहलाता है। इस चीज को अगर किताबी भाषा में देखना होगा तो यह एक प्रकार का बहुलक है। रबर जो है क्या है, एक प्रकार का बहुलक है, देख पा रहे होंगे। इसमें प्रत्यास्था गुण पाए जाते हैं। प्रत्यास्थता गुण का मतलब, अगर आप किसी चीज को खींचिए और फिर उसको छोड़ दीजिए, तो खींचते हैं तो वो अगर लमड़ गया मतलब लंबा हो गया, और छोड़ते हैं तो फिर से पहले जैसा था वैसा ही हो गया, तो उसी गुण को बोलते हैं प्रत्यास्था गुण। जैसे आप स्पंज को दबाइए और फिर छोड़ दीजिए तो फिर से वो फूल जाता है, ठीक है। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुण, जिसके कारण लचीला होता है। प्रत्यास्था गुण के कारण ही क्या होता है, लचीला होता है, तथा इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। अब इसमें प्रत्यास्था गुण अधिक होता है, इसलिए इसे कौन सा बहुलक कहा जाता है, प्रत्यास्थ बहुलक भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसमें तिर्यक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध, तो तिर्यक बंध पाया जाता है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। इसे लैटेक्स किस पेड़ से निकाला जाता है, तो लैटेक्स के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, जो पेड़ भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इन सभी 5 देशों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं, थोड़ा मोड़ा मात्रा में और भी देश में पाए जाते हैं, बस मुख्य रूप से इन सभी देशों में पाए जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये एक प्राकृतिक रबर की संरचना लिया गया है, उसके चेन से छोटा सा एक लिया गया है। देखिए ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये CH2 इससे, फिर ऐसा ही दूसरे अणु में ये CH2 इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये CH2 आगे किसी से जुड़ेगा। तो इस प्रकार की संरचना होती है किसकी, प्राकृतिक रबर की। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब है प्राकृतिक, ये हम बुक से पेज ले लिए हैं समझाने के लिए आप लोग को। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, आइसोप्रीन को ही बोला जाता है 2-मिथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मिथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। जैसे आप लोग अभी देखे होंगे, देखिए जैसे यहाँ पर क्या निकला है, सॉरी एक पेज और पीछे जाना है। देखिए यहाँ पे ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन या स्टाइरीन बोलो, तो ये एक प्रकार का आइसोप्रीन ही तो लग रहा है, आइसोप्रीन नहीं लग रहा है। देखिए तो 2-मिथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का रैखिक बहुलक है। कैसा है बहुलक है, तो रैखिक, रैखिक मतलब क्या, सीधी श्रृंखला वाली।
और इसे समवक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी कहा जाता है। समवक्ष जो होता है, जैसे आप लोग को क्या बताए थे, जैसे समवक्ष समान समान साइड रहता है तो उसी को बोलते हैं समवक्ष। जैसे एक अगर सभी भिन्न हैं तो वो विषमवक्ष हो गया, और समवक्ष मतलब एक साइड की तरफ हो, कोई अणु दो प्रकार का कोई अणु हो और वो एक साइड हो तो उसी को क्या बोलेंगे, समवक्ष। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, शायद आइसो बोलते हैं और नियो बोला जाता है। ठीक है, ये रहा आपके समक्ष आइसोप्रीन की संरचना। ये किसकी संरचना है, तो आइसोप्रीन की संरचना है। समवक्ष पॉलीआइसोप्रीन अणु में विभिन्न श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ दुर्बल वांडर वाल अन्योन्य क्रिया, कौन सी क्रिया, अन्योन्य क्रिया द्वारा जुड़ी रहती है और कुंडलित संरचना बनाती है। ये कुंडली की तरह संरचना बनाएगी। अतः इन्हें स्प्रिंग की तरह, किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह, ध्यान देंगे आप लोग, किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है। और यह प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करती है। कौन सी गुण, प्रत्यास्थ गुण। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है रबर का वल्कनीकरण। वल्कनीकरण का मतलब, अगर हम रबर जैसे जो प्राकृतिक रबर मिलते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, ज़्यादा खींचिएगा तो टूट जाएगा, तो इसलिए उसका वल्कनीकरण किया जाता है। वल्कनीकरण करने का मतलब कि उसमें कुछ मिला करके हम उसको मजबूत बनाएंगे। और उसमें अगर आप सल्फर मिला रहे हैं तो मेनली तो सल्फर ही मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वल्कनीकरण। रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबर कमजोर तथा भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, तो कमजोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कठोर तथा लचीला बनाने के लिए, अब जैसे टायर का रबर है तो टायर का रबर अगर मान लीजिए कमजोर रहेगा तब तो दिक्कत है, तो इसलिए कठोर होना चाहिए। और जैसे अगर मिठाई का डब्बा ये सब में जो रबर लगता है तो उसको लचीला होना चाहिए, लमकने वाला होना चाहिए, तो उसको लचीला भी बनाना होता है। तो सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं। कठोर और लचीला बनाने के लिए क्या मिलाकर गर्म करते हैं, तो सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं, जिसे वल्कनीकरण कहा जाता है। तो सल्फर मिलाकर के गर्म करते हैं, वही क्या कहलाता है, वल्कनीकरण। वाहन के टायर बनाने के लिए 5% सल्फर मिलाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वाहन के टायर बनाने के लिए कितने % सल्फर मिलाया जाता है, तो 5% सल्फर मिलाया जाता है, जो इसमें तिर्यक बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है, तिर्यक बंध। कौन सा बंध बनाएगा, तो तिर्यक बंध बनाएगा। ये आपके समक्ष एक संरचना दिए हुए हैं। जो सल्फर जो होता है वो बहुत सारे अणुओं को आपस में अटैच करके रखता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सल्फर एक अणु दूसरे अणु से अटैच किए हुए, ये सल्फर फिर आगे से अटैच किए हुए, इस तरह से बहुत सारा अणु भी सल्फर के द्वारा क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये लचीला हो जाता है और तिर्यक बंध बन जाता है। ठीक, इधर इस प्रकार से भी जुड़ सकता है, इस तरह से भी सल्फर जुड़ता है। देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 सल्फर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर किसको बोलते हैं, तो वह रबर जिसे आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है, जैसे मानव निर्मित। ये वल्कनीकृत प्रकार का रबर है। किस प्रकार का, वल्कनीकृत। ये वल्कनीकृत प्रकार का रबर है। इसकी तन्यता अधिक होती है। अगर कोई रबर हम आर्टिफिशियल रूप से बनाए हैं तो जरूर है कि बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो वह रबर जो संश्लेषित होता है उसकी तन्यता अधिक होता है, जिसके कारण इसे दुगने लंबाई, अब तन्यता अधिक हम बनाएंगे ही, दुगने लंबाई तक खींचा जा सकता है। कितने लंबाई तक, दुगने लंबाई तक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, संश्लेषित रबर को कितना लंबा तक खींचा जा सकता है, दुगने लंबाई तक। अगर 1 मीटर का कोई रबर है तो उसको कितने मीटर तक हम खींच सकते हैं, 2 मीटर तक हम खींच सकते हैं। ठीक है, और छोड़ने पर ये तुरंत, अगर आप उसको फिर छोड़ देते हैं तो अपने मूल अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा।
संश्लेषित रबर का विरचन। संश्लेषित रबर बनता कैसे है? संश्लेषित रबर का विरचन में सबसे पहला है नियोप्रीन। कौन सा प्रीन? नियोप्रीन। नियोप्रीन अथवा पॉलीक्लोरोप्रीन। नियोप्रीन को ही क्या बोला जाता है? पॉलीक्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के मुक्त मूलक, कौन सा मूलक? मुक्त मूलक बहुलकन द्वारा बनता है। मुक्त मूलक बहुलकन द्वारा बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये रहा आपका क्लोरोप्रीन, जिसका आईयूपीएसी नाम 2-क्लोरोब्यूटा-1,3-डाइन। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटा-1,3-डाइन। अब इसका क्या होता है? बहुलकन होता है। और कैसा? तो मुक्त मूलक बहुलकन। कैसा बहुलकन? मुक्त मूलक बहुलकन होता है इसका। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्या होता है। तो मुक्त मूलक बहुलकन होता क्या है, यहाँ से ये एक बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो एक टूटता है और इस पर एक मुक्त मूलक आएगा और इस पर एक मुक्त मूलक आएगा। ठीक है, और ये भी यहाँ से टूट जाता है। अब जैसे ये मुक्त मूलक आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। डबल बॉन्ड का निर्माण अगर यहाँ हो गया तो ये वाला बॉन्ड फिर से टूट जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा? मुक्त मूलक आ जाएगा। तो ये मुक्त मूलक अगले किसी अणु को जोड़ने में सहायक होता है। अगला दूसरा अणु को जोड़ेगा, दूसरे क्लोरोप्रीन को, और इस कार्बन पर जो है वो भी अगला किसी अणु को जोड़ेगा, दूसरे कोई क्लोरोप्रीन को जोड़ेगा, तो क्या बनेगा? बहुलकन होगा। तो इसी को कहा जाता है मुक्त मूलक बहुलकन। क्या बनेगा? नियोप्रीन। यह एक प्रकार का संश्लेषित रबर है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें किसमें? तो नियोप्रीन में। इसमें वनस्पति और खनिज तेल के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है। इसका उपयोग वाहक पट्टे, गैस्केट और हौजों के बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो उत्कृष्ट प्रतिरोध, प्रति उत्कृष्ट, सॉरी उत्कृष्ट नहीं प्रति उत्कृष्ट, यानी उत्कृष्ट का उल्टा, वाहक पट्टे, गैस्केट और हौजों के बनाने में किया जाता है। पहला था आइसोप्रीन, दूसरा है ब्यूना एन। दूसरा क्या है? ब्यूना एन। ब्यूना एन भी एक प्रकार का संश्लेषित रबर है। आप खंड इतना में ब्यूना एस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे अब ये खंड कौन सा है उसमें कुछ दिया हुआ हो रहा होगा कोई फिगर वगैरह में, तो उसको छोड़ के चलते हैं, पढ़ चुके हैं। ब्यूना एन ब्यूटा-1,3-डाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सहबहुलकन से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, पर क्या होना चाहिए? कॉमा। ब्यूटा-1,3-डाइन, ये क्या है? ब्यूटा-1,3-डाइन। और एक्रिलोनाइट्राइल, ये क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। और ये क्या है? ब्यूटा-1,3-डाइन। इन दोनों का क्या होता है? तो सहबहुलकन। सहबहुलकन यानी इसमें से कुछ निकलेगा। इसमें से क्या होगा? कुछ निकलेगा, सॉरी कुछ निकलेगा नहीं, सहबहुलकन है। समबहुलक होता है जो समान समान अणु आपस में जुड़ जाता है तो समबहुलक बोलते हैं। अगर भिन्न भिन्न अणु आपस में जुड़ता है तो उसको सहबहुलकन बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़ रहा है, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या है? सहबहुलकन। ये दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? ब्यूना एन। अब ब्यूना एन की संरचना देख पा रहे होंगे। और ऐसे ही बहुत सारे अणु आपस में जुड़े होंगे, इसलिए यहाँ पर एन है। ठीक है, तो जितने भी बहुलक हैं उन सभी में एन लगा हुआ रहेगा। यह पेट्रोल स्नेहक तेल और कार्बनिक विलायकों के प्रतिरोधी है। किसका किसका? तो स्नेहक तेल जो महकने वाला होता है, सुगंधित, और पेट्रोल। इसका उपयोग तेल सील और टंकी के लिए अस्तर आदि बनाने में किया है। जैसे तेल सील करने का मतलब, अगर तेल का कोई टैंकर है तो उसमें अगर लीकेज आ जाएगा तो इसका उपयोग करके उसको सील कर दिया जाएगा। और टंकी के लिए अस्तर, टंकी को अंदर से अस्तर लगाने, जैसे कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो ना पहले अस्तर होता है फिर पेंट होता है, तो वही है, आदि बनाने में किया जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान।
बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, बहुलकों का गुण उसके आणविक द्रव्यमान किस पर, आणविक द्रव्यमान, आकार और संरचना पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करेगा, तो आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, आकार पर निर्भर करेगा और संरचना पर निर्भर करेगा। जैव निम्नीकरणीय बहुलक, अब क्या है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक, वह बहुलक जो प्रकृति में जल्दी विघटित हो जाए, अर्थात जिसका आयु कम हो, जिसका आयु क्या हो, कम। कहने का मतलब ये है, अगर कोई बहुलक है उसको आप मिट्टी में छोड़ दिए या फिर ऐसे ही लावारिस छोड़ दिए, कहीं पर पड़ा हुआ है, और तुरंत में मतलब 1 दिन 2 दिन में वो क्या हो जाए, विघटित हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, या फिर अपने अपने उसका क्षय हो जाए, खत्म हो जाए धीरे धीरे, तो उसी को बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। और अगर कोई कोई बहुलक है जो जल्दी विघटित नहीं होता है, उसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय बहुलक। ऐसा भी बहुलक है जो जल्दी विघटित नहीं होता है, जैसे आप पॉलीथीन, पॉलीथीन को आप फेंक देते तो कहा जाता है कि 200 साल तक पॉलीथीन विघटित नहीं होता, तो वो अजैव निम्नीकरणीय में आएगा। और जो विघटित हो जाएगा वो जैव निम्नीकरणीय में, जैसे कागज, रबर, ये सब क्या है, हो गया जैव निम्नीकरणीय हो गया। तो जैव निम्नीकरणीय में पहला पॉलीबीटा हाइड्रोब्यूटीरेट, क्या है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को, किसको, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, किसके साथ, वैलेरेट, इसको शॉर्ट में बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट, ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट में PHB भी बोलते हैं। यह 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के सहबहुलकन, सहबहुलकन मतलब ये पेंटेनोइक है, ये ब्यूटेनोइक है, तो दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए क्या है, सहबहुलकन से प्राप्त होता है। PHBV का उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग, अस्थियों में प्रयुक्त युक्तियों और औषधों के नियंत्रण मोचन में भी होता है। औषध में भी होता है, पैकेजिंग में भी होता है, ठीक है। पर्यावरण में PHBV का जीवाणुविक निम्नीकरण हो जाता है। कैसा निम्नीकरण हो जाता है, तो जीवाणुविक निम्नीकरण हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आपके समक्ष एक संरचना दिए हुए हैं, देखिए इसको, ये भी NCERT बुक से ही लाए हैं। यह है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। यह है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। और ये दोनों आपस में जब जुड़ेगा तो एक बहुलक का निर्माण करेगा और उसको बोलेंगे सहबहुलकन। उस चीज को क्या बोलेंगे, सहबहुलकन, क्योंकि ये अलग अणु है, ये अलग अणु, और क्या बनेगा, तब PHBV बनेगा, ठीक है। ये PHBV का संरचना होगी। अब दूसरा है नाइलॉन टू नाइलॉन 6, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। यह ग्लाइसिन, ये रहा आपके समक्ष ग्लाइसिन की सूत्र, और एमिनो कैप्रोइक, कौन सा अम्ल, एमिनो कैप्रोइक अम्ल, ये रहा एमिनो कैप्रोइक अम्ल का सूत्र, का एकांतर पॉलीएमाइड, एकांतर पॉलीएमाइड सहबहुलक, कौन सा बहुलक, सहबहुलक, क्योंकि दोनों अलग अलग है, और जैव निम्नीय है। कैसा है, जैव निम्नीय, ये विघटित आसानी से हो जाता है। क्या आप इस सहबहुलक की संरचना लिख सकते हैं? आगे आपको इसकी संरचना तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बस समझ जाइए इसकी संरचना क्या होगा। तो सहबहुलक है, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। इधर भी OH है, इसमें भी OH है, तो एक में से H निकलेगा और एक में से OH निकलेगा, और बाहर क्या हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा, और बाकी ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो आप इसकी संरचना लिख पाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ना है व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक, औद्योगिक महत्व आप कह लीजिए, व्यापारिक महत्व कह लीजिए, जो हमारे लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं वो बहुलक, ये आप लोग को ध्यान में रखना ही पड़ेगा,
आप चाहें तो याद कर लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आ गए, ये हैं व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। पहला है पॉलीप्रोपीन। ध्यान से देखिए इस शख्स को, यही है पॉलीप्रोपीन। ये बहुत सारे प्रोपीन मिलकर के बनता है। आप लोग को बताए थे कि अगर किसी में आगे पॉली लगा हुआ है, इसका मतलब वो कैसा बहुलक है? समबहुलक है। कैसा है? समान समान अणु वाला होगा, समबहुलक होगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोपीन मिलकर क्या बनाया? पॉलीप्रोपीन। ये देख सकते हैं आप, पॉलीप्रोपीन का क्या है? संरचना है। इसका उपयोग रस्सियाँ, खिलौने, पाइप, रेसे आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा है पॉलीस्टाइरीन। तो पॉली लगा हुआ है, यानी ये भी कैसा है? तो समबहुलक है। बहुत सारे स्टाइरीन मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीस्टाइरीन। ये आपके समक्ष पॉलीस्टाइरीन का क्या है? संरचना है। इसका उपयोग विद्युत रोधी के रूप में वस्तुओं को लपेटने के लिए, खिलौने, विद्युत रोधी यानी विद्युत का प्रवाह नहीं हो, रेडियो और टेलीविजन कैबिनेट बनाने में, रेडियो और टेलीविजन का कैबिनेट बनाने में भी किया जाता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसमें भी पॉली लगा हुआ है, तो ये भी कैसा है? समबहुलक। तो बहुत सारे वाइनिल क्लोराइड मिलकर के क्या बना है? पॉलीवाइनिल। तो वाइनिल क्या हो गया? इस बहुलक का एकलक हो गया, ठीक है। ये रहा उसका सूत्र और संरचना। इसका उपयोग बरसाती जो हम लोग पहनते हैं बारिश के मौसम में, पन्नी की तरह होता है वो, बैग, वाइनिल फॉर्स और पाइप बनाने में भी किया जाता है। पीवीसी जिसको बोलते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीवीसी, पाइप पर लिखा होता है पीवीसी। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। कौन सा रेजिन? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन दो गो एकलक से मिलकर के बनता है। अब इसके आगे तो पॉली नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये समबहुलक नहीं है, ये क्या है? सहबहुलक है। ये कौन सा बहुलक हो जाएगा? सहबहुलक हो जाएगा। कौन सा बहुलक हो जाएगा? तो सहबहुलक हो जाएगा। सहबहुलक यानी दोनों एकलक कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो देखिए एकलक, एक यूरिया एकलक है और एक फॉर्मेल्डिहाइड एकलक है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, HCHO, और यूरिया का NH, यूरिया का क्या होता है? NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का, ठीक है। ये दोनों एकलक मिलकर के, देखिए यहाँ पर ये एक संरचना है उसका। न टूटने वाले कप, नहीं टूटने वाला कप बनाया जाता है, और पटलित चादरों बनाने में, ठीक है। ग्लिप्टल, ये भी एक प्रकार का बहुलक है, इसमें भी आगे पॉली नहीं लगा हुआ, पॉली नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये भी कैसा है? सहबहुलक। इसका दो गो एकलक होता है, कौन कौन? एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक अम्ल। कौन सा? थैलिक अम्ल। ये जो संरचना है गुल का, इसी को बोलते हैं थैलिक अम्ल, ठीक है। ये संरचना आप देख पा रहे होंगे। प्रलेप और प्रलाक्ष बनाने में, प्रलेप और प्रलाक्ष बनाने में इसका प्रयोग होता है। बैकेलाइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ प्रयोग होता है? तो कुकर के हैंडल में। बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, बहुत हार्ड होता है, मतलब ये वाष्प को भी, हीट को भी क्या कर सकता है? बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए कुकर के हैंडल में लगाया जाता है। इसका एकलक देखिए तो फिनॉल है और फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी एक प्रकार का कैसा है? सहबहुलक है। देखिए ये उसका संरचना हो गया किसका? बैकेलाइट का। कंघी जो होता है वो भी जल्दी खराब नहीं होता है, और उसको अगर आप हीट दीजिएगा तो गलेगा नहीं, यानी बहुत हार्ड होता है। वैद्युत स्विच, बर्तनों के हत्थे और कंप्यूटर डिस्क, ये सब को टेम्परेचर रोधी बनाया जाता है, वाष्प रोधी, ताप रोधी बनाया जाता है, ताकि जल्दी हीट होकर के जले नहीं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका चैप्टर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर बहुलक खत्म हो चुका है। अगले क्लास में आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे दैनिक जीवन में रसायन, यूजेज ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को समझने में कोई भी परेशानी हो, या फिर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी चैप्टर का हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो आपको
उस टॉपिक पर मिल जाएगा। बाकी आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम है पढ़ाई करना और वीडियो को अच्छे से देखना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को इतना ज़ोर से दबाइए कि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।